Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है। और इसके अलावा देखो मैंने आपको CRM वगैरह में और मार्केटिंग के कुछ MCQs करा रखे हैं और CRM में मैंने आपको अगर आप देखोगे ना स्टार्टिंग से लाइव टेस्ट 1 से लेके अभी तक तो अराउंड मैंने आपको 80 to 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपको उन क्वेश्चंस में जाके ये देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हुए हैं। लास्ट वाले टेस्ट में जैसे क्वेश्चंस बनाए थे तो वैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो हार्ड कैटेगरी में आते हैं। कुछ मैंने आपको ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी कराए हुए हैं। तो उनको ऑब्जर्व करना आपको है, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, उस वैसा मैं रिवीजन करूं। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें करनी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हो गया, इसके तो मैं आपको अराउंड 150 के ऊपर क्वेश्चंस करा चुका हूँ, है ना, सारे टेस्ट के अगर आप मिला के देखोगे। ऐसे ही आपका मार्केटिंग के करा दिए हैं। तो जितने भी टेस्ट कराए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, सारे आपको रिवाइज, आई होप टेस्ट वगैरह तो सबने दे ही लिया होगा, है ना। तो वही क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज करके ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं ना, वो मैंने बहुत सोच समझ के फ्रेम किए हैं और वैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। खैर यार, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज आपकी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले अगर आपने 12 क्लासेस नहीं की है तो जाके एक बार पूरी करके आओ। काफी सारी चीजें हमने उसमें समझी हुई हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब जो आपने आपका प्रीवियस ईयर में भी आया था BCG मैट्रिक्स, है ना। क्या आया था आपका? एक BCG मैट्रिक्स आया हुआ है। अब BCG मैट्रिक्स की तरफ हम आगे बढ़ने लग गए हैं। हमने इनोवेटर्स वगैरह क्या थे या फिर जो वॉल्स फ्रेमवर्क था वो सब समझ लिया है। नाउ ये जो सेगमेंटेशन का पार्ट है, इससे ही हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं ना तो हमें मिलती है BCG मैट्रिक्स वाली बातें, ठीक है। तो बस इसी को समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे आपको BCG तक पहुंचना है। अब देखो यार, ये जो BCG है ना, ये ऐसा नहीं है कि उसने सीधा उठा के दे दिया। ये सीधा आपको, अगर सोचो मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ा देता या फिर क्लास फर्स्ट में आपको वॉल्स फ्रेमवर्क पढ़ा देता, आपको मार्केट ही पता नहीं होता कि मार्केट की डेफिनेशंस क्या होती है, नीड वांट डिमांड क्या होती है, तो चीजें आप इतनी रिलेट नहीं कर पाते। तो जो भी पढ़ाता हूँ उसको एक दिन में करके पूरा रिवाइज करके साइड में रखा करो। मुश्किल से पूरे दिन का एक 1 आवर जाना है, ठीक है। क्लास करके पूरा रिवाइज करके रख दो साइड में, ठीक है। तो मार्केटिंग का ऐसे ऐसे करते चलेंगे और अभी आपको काफी सारी सरप्राइजेस मिलने वाली हैं। करंट अफेयर की क्लास में भी आपको भी क्या होगा कि जो भी जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर है उसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कराए जाएंगे अभी, ठीक है। और आज से ही 7 PM से आपकी क्लास चलेगी। तो ये आपके करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो करवा दिए जाएंगे पूरे 6 मंथ के, ठीक है। तो ये आप करिए और अभी आपका अगस्त का स्टार्ट होगा आज से। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको धीमे धीमे मिलती जाएगी, कैसे क्या आपको क्लास होगी। कुछ कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी, ठीक है। क्या होगा, आपकी भी कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लेना, वहां में सारी बातें आपको बताता रहूंगा कैसे कौन सी क्लास होनी है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम सेम है, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सर्च कर लेना। अब देखो यार, शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने आपको अभी सेगमेंटेशन किस टर्म्स में होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब बता दिया। अब आप ये ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो एक फिगर है ना, ये देखने में कितना छोटा सा लग रहा है, अब इसके अंदर ही हमें सारी बातें करनी है। ये जो आपको गिवन है, ये है क्या? तो सबसे पहले तो आपकी ये जो हम बातें करने वाले हैं, ये किसी भी मार्केट, जैसे ही कोई मार्केट है, ठीक है ना, कोई हमारा मार्केट है या फिर कोई मार्केट सेगमेंट है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कैसी होने वाली है, या फिर हमें जो हमारा पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट हम सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, तो जो ऊपर हमने कल बात करी, परसों बात करी, वो सब क्या था? हम कंज्यूमर के बेस पे मार्केट का सेगमेंटेशन करना चाह रहे थे। कंज्यूमर्स का हमने सेगमेंटेशन कर दिया बेसिकली, है ना। जो यहाँ पे अब मैं जो मार्केट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ये मार्केटर के टर्म में है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स था हमारा, हमने उनके क्या क्या, उनका क्या बिहेवियर था, उसके बेसिस पे हमने उनका क्या कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया। उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से सेगमेंटेशन कर दिया, उनकी साइकोग्राफी के हिसाब से कर दिया, और उनके हमने क्या किया, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हमने उनका सेगमेंटेशन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या हो रही है हमारी, कि हमारा जो भी, अब सपोज करो हमने कोई अपना कंपनी बनाई, उस कंपनी को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना एक टारगेट मार्केट ढूंढेंगे कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, गोल्स ये हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरा एक एक शब्द। मैं कभी भी कोई भी बात बताता हूं, आपको मेरे वर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना है। तो उस कंपनी के जो भी गोल्स होते हैं, उस कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, उससे सिमिलरिटी देखते हुए हम उसका टारगेट मार्केट ढूंढेंगे, है ना। अगर मेरी कंपनी यहाँ पे कार्स वगैरह बना, अब ध्यान से सुनना। सपोज करो पोर्शे है, ठीक है। पोर्शे है तो पोर्शे कौन सी कार्स बनाती है? ये मेजरली जो है ये स्पोर्ट्स कार बनाती है। तो इसका टारगेट मार्केट कैसा होगा, ये अब इसका जो मार्केट सेगमेंट होगा, वो कौन सा इसके लिए अट्रैक्टिव रहेगा, कौन सा इसके लिए फेवरेबल रहेगा? तो इसके लिए जो स्पोर्ट्स कार वाला मार्केट है वही फेवरेबल रहेगा ना, जो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, है ना। जो स्पोर्ट्स कार को पसंद करते हैं, जिनकी एज क्या होगी, बेसिकली आपका 40 से नीचे रहेगी या फिर आपका 20 से ऊपर होगी,
क्लियर है। तो इस एज सेगमेंट वाले लोग इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिनके पास मनी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स कार महंगी भी आती हैं। ज्योग्राफी भी उसमें डिपेंड करेगी, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में ही देख लो, तो मेट्रो सिटीज़ में कहीं कहीं आपको इसके वो मेट्रो सिटीज़ में भी इतने ज़्यादा शोरूम्स नहीं है, सिलेक्टेड शोरूम्स हैं, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स कार है वो आपका मेट्रो सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेंगी, छोटी मोटी सिटीज़ में इसके शोरूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे सर्किट ही नहीं है भाई स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए, तो चलाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ये बातें होती हैं आपकी। बात की गहराई तक पहुंचे क्या? तो अब इसी मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए जो माइकल पोर्टर थे, ठीक है, क्या थे भाई? माइकल पोर्टर। इन माइकल पोर्टर ने कहा कि अगर आपको यहाँ पे अपना कोई टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना है, या फिर आपको अपना कोई मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं 5 फोर्सेस बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? मैं 5 फोर्सेस बता रहा हूँ, ये सीआरएम से अलग है, ठीक है। सीआरएम वाली चीजें नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। तो एक काम करो, मैं आपको इसे लिखा ही देता हूँ शॉर्ट में, सो दैट आपको ये क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनेगा आपको इसका आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 फोर्सेस वर आइडेंटिफाइड बाय माइकल पोर्टर, ठीक है ना। यानी कि माइकल पोर्टर ने जो है बेसिकली 5 फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, किसके लिए, है ना। 5 फोर्सेस टू डिटरमाइन द टू डिटरमाइन द टू डिटरमाइन द लॉन्ग, क्या हो जाएगा भाई? लॉन्ग रन अट्रैक्टिवनेस, है ना। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि ज्यादा समय तक अट्रैक्टिवनेस आपके मार्केट की बनी रहे, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है ना। लॉन्ग रन अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट, ऑफ अ मार्केट और मार्केट सेगमेंट, और मार्केट सेगमेंट। अब समझना बेसिकली यहाँ पर अब हम जो भी बात करने लग रहे हैं ना, यहाँ पे अब आपकी कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी बातें देखनी होती हैं जो भी हमारा मार्केटर बैठा हुआ है या फिर जो भी कंपनी वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे माइकल पोर्टर ने क्या कहा कि ये जो 5 फोर्सेस हैं, इनको आप हमेशा देख के चलो जब भी आप अपने मार्केट का सेगमेंटेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना। यानी कि अब जैसे मैं मार्केटर हूं, तो मुझे अपना मार्केट का सेगमेंटेशन, अपना एक टारगेट मार्केट चाहिए होगा ना, उसके लिए मैं सेगमेंटेशन करूंगा मार्केट का। जहां भी मुझे अपना टारगेट मार्केट मिलेगा वहां मैं चला जाऊंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको अपना मार्केट, यानी कि जो भी आपका कंज्यूमर्स का, आपके बायर्स का जो भी ग्रुप है, या फिर जो भी सेगमेंट आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, उसके अट्रैक्टिवनेस, यानी कि उसको लंबे समय तक चलने के लिए, उसकी लंबे समय तक जो भी आपने मार्केट सेगमेंट अपना सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि सपोज करो पोर्शे ने स्पोर्ट्स कार का सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो वो वहां पे अपना टिक पाए। ऐसा ना हो कि 2-4 साल में ही आपने मार्केट सेगमेंट ही गलत उठा लिया और आप बर्बाद हो जाओ। किस जैसे भाई? नानो जैसे। उसने मार्केट सेगमेंट ही नहीं समझा इंडिया वालों का, जिसमें अब मार्केट सेगमेंट जो बिल्कुल ना के बराबर था, जिनको वो चीज चाहिए भी नहीं थी, वहां उन्होंने उसको टारगेट करके अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, तो अब लो बर्बाद हो गई वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको लॉन्ग रन अट्रैक्टिवनेस के लिए क्या करना है? 5 फोर्सेस मैंने आइडेंटिफाई करी है, हमेशा उनका यूज करना। तो भाई अब वो 5 फोर्सेस कौन कौन सी थी वो लिख लो। क्लियर हुआ ये क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। चलो, अब देखो पहली बात आती है यहाँ पे आपका इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स की। यानी कि आप जो भी अपना सेगमेंट सिलेक्ट करने जा रहे हो, उसमें इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं? इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब मैं आपको जो भी ये फोर्सेस लिखा रहा हूं, जैसे ये फोर्स हो गई, ये फोर्स कौन सी है? इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स की। और इसमें फोर्स के साथ में आपको क्या लिखाऊंगा? थ्रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी फोर्स है और उसे थ्रेट क्या होता है, यानी कि इसे भय किस चीज का है। इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स में जैसे कि अगर आप आज के टाइम पे जियो को देखो, जियो के सामने ये जो आइडिया थे, वोडाफोन थे, वी बन के रह गया, और वो भी अब बर्बाद होने की सिचुएशन में आ गया है, ठीक है। तो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर में आपको ये भी देखना है कि आपका जो अगला कॉम्पिटिटर है वो किस हिसाब का है, आपके रिसोर्सेस क्या है, आप उसके सामने टिक भी पाओगे या नहीं टिक पाओगे। ऐसा ना हो कि आप कस्टमर को चीज, ये सब तो चलो एक जगह है कि आप कस्टमर को अच्छी चीज दोगे, ये दोगे वो दोगे, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर के पास कितना मार्केट एक्वायर उसने कर रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहीं आप उसको टक्कर देते देते खुद तो बैंकरप्ट नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इंडस्ट्री वाले को, जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स की जो फोर्स है, इसको थ्रेट किससे है? थ्रेट ऑफ इंटेंस सेगमेंट राइवलरी, ठीक है ना। थ्रेट किसकी होती है? थ्रेट ऑफ इंटेंस सेगमेंट राइवलरी, ठीक है ना। राइवलरी का मतलब होता है लड़ाई होना, ठीक है ना, एक आपस में दुश्मनी टाइप होना। तो थ्रेट किस चीज की है? आपके जिस सेगमेंट में आप फाइट करने जा रहे हो सकता है कि उसमें आपने, सपोज करो ये ए कंपनी थी, ये बी कंपनी थी, ये सी कंपनी थी, ये तीनों कंपनी एक टारगेट मार्केट है।
एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार का ही उठा लूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स कार का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये स्पोर्ट्स कार बनाती थी तीनों, और इसमें से सबसे ज़्यादा मार्केट ए ने एक्वायर कर रखा था, और जो बचा हुआ मार्केट का था उसमें से थोड़ा सा बी का, थोड़ा सा सी का, ये दोनों धीमे धीमे मिटने की कगार पे आ गए थे और ये पूरा मार्केट एक्वायर करता जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यही वाला सेगमेंट चुन लिया कि मैं स्पोर्ट्स कार ही लेके आऊंगा। स्पोर्ट्स कार, अब ये जो बेसिकली आपका एक सेगमेंट है, ये कोई जोग्राफिकल कंडीशन होगी, यहाँ पे आपने कोई जोग्राफी सेलेक्ट कर ली कि मैं सपोज करो एक एक्स कंट्री है, वहां पे अपना खोलूंगा, ठीक है, एक्स कंपनी का सिनेरियो चल रहा है। आप गए, आपने कहा स्पोर्ट्स कार की सेगमेंट में जाएंगे, अपनी कार निकालेंगे, आपने कार निकाली, लेकिन आपकी क्या हुआ, इस वजह से लड़ाई बहुत हो गई कि एक इंटेंस उस सेगमेंट में राइवलरी पैदा हो गई कि भाई जो तीनों चारों कंपनियां है ना, वो आपस में एकदम लड़ी भिड़ी पड़ी हैं, है ना। कोई यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव कंपटीशन नहीं चल रहा है। सारे के सारे एक दूसरे को नीचे दिखाने पे आ गए हैं, या फिर अपनी प्राइजेस को कम कर रहे हैं। अगर देखो प्राइस कम होगी तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, क्वालिटी से समझौता नहीं करोगे तो फिर आपको अपना जो है, आप धीमे धीमे अपना पैसा खोते जाओगे, प्रॉफिट खोते जाओगे, तो उससे आपकी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज आती है आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स में। पहली फोर्स हो गई, इसका थ्रेट आपने देख लिया। नेक्स्ट वाली फोर्स की बात करते हैं, नंबर 2 पे। देखो नंबर 2 पे आपका आ जाता है पोटेंशियल एंट्रेंट्स, ठीक है ना। क्या आ जाता है भाई, पोटेंशियल इंट्रेंट्स, इन ट्रेंड्स। तो पोटेंशियल एंट्रेंट्स का मतलब क्या है, अब इसके बारे में जब पोर्टर ने समझाया ना, तो उन्होंने किस चीज का यूज करा, ध्यान से समझना। अब आपने बिल्कुल माइंड को यहां लगा दो। कौन सा कलर ले लूं, ब्लू लेता हूं। देखो अब इन्होंने क्या कहा कि सपोज करो आपका कोई सेगमेंट है, मैंने कहा इस सेगमेंट को ऐसे समझो, ये आपका पूरा का पूरा मार्केट है, मैंने कहा मुझे मार्केट का ये सेगमेंट चाहिए। समझना बड़े ध्यान से, मैंने कहा भाई मुझे मार्केट का ये वाला सेगमेंट चाहिए, इस मार्केट में एंट्री यहां से हो रही है, एग्जिट यहां से हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, सपोज करो ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है, क्लियर है। बड़े ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो अब एंट्री गेट क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा माइकल पोर्टर ने, कि जब भी आप किसी सेगमेंट में एंटर करने वाले हो ना, तो ये देख के चलना कि आप जिस भी सेगमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट डालने वाले हो, जिसमें आप अपनी मार्केटिंग करने वाले हो, और मार्केटिंग का जो एक मीनिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है, प्रोडक्शन से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के सप्लाई तक, ठीक है। तो मार्केटिंग ये मत समझना बस एडवर्टीजमेंट करनी है, क्लियर है ना माइंड में। अब एंट्री करनी है तो कभी ऐसे मार्केट में मत करना जिसका कि जो एंट्री वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनते जाना, वो बहुत ही लो हो, ठीक है ना। यानी कि उसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में उसमें एंटर कर जाओ। क्या क्या कंडीशन बनेगी समझना। पहली वाली कंडीशन क्या है कि आपका जो एंट्री गेट है, उसका जो एंट्री गेट है वो तो बहुत छोटा है, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ से कोई भी कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाएगी, एंटर कर जाएगी। लेकिन उसका जो एग्जिट गेट है वो बहुत बड़ा है, यानी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट लगा दी तो आप उसे आराम से छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो इंट्रेंड्स होंगे, पोटेंशियल इंट्रेंड का मतलब क्या है कि नए नए जो एंट्री करने वाली कंपनीज है, जैसे सपोज करो आपने किसी कंपनी में एंट्री कर ली, अब उसमें फिर से कोई कंपनी आ जाए, फिर से कोई कंपनी आ जाए, बार बार, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, और इसका जो एग्जिट गेट है वो बहुत बड़ा है, उसको हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं आसानी से। तो होगा क्या ना कि यहाँ पे अब सपोज करो, यहाँ पे पहले से 3 कंपनियां यहाँ पे अपना सामान मार्केट कर रही थी, ठीक है ना, मार्केटिंग कर रही थी, बना रही थी, बेच रही थी, एबीसी। क्या हुआ, मैंने कहा भाई मेरी डी कंपनी है, मैं भी इसी सेगमेंट में उतरूंगा, मेरी कंपनी कूद गई। अब क्योंकि इसका जो एंट्री गेट है वो तो छुटकू सा है, कोई भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के इसमें आ जाएगा, और इसकी जो एक ट्रेंड चल रहा है भाई कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो बहुत ज्यादा है। मेरे बात सपोज करो DEFGHIFJ के जितने भी है ना, वो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे आके गिर गई। अब ये कंपनीज आ तो गई इसके अंदर, लेकिन अब इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो तो बहुत हाई है, यानी कि जो कंपनी पहले थी वो भी यहीं पे पड़ी हुई हैं, धीमे धीमे फाइट कर रही हैं कि यार अब क्या करें, छोड़ के नहीं जा सकते, अगर छोड़ के जाएंगे तो बैंकरप्सी से भी बुरी बुरी हालत आ जाएगी, ठीक है। एग्जिट गेट हाई होने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। आपने देखा होगा अक्सर कि लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं कंपनी की, आप सोचोगे कि सर कंपनी में अगर लॉस हो रहा है तो बंद करके जा सकते हैं ना, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज कंपनी, देखो एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये एलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बोली थी, एक कंपनी जो होती है ना, दैट इज लाइक योर चाइल्ड। आपको इसे फीड करना होता है, चाहे वो आपको आउटपुट दे या ना दे, बट आपको उसे कंटिन्यूअसली फीड करना है, एक बच्चे की तरह, ठीक है। तो खैर ये होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, और बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इससे क्या होगा, धीमे धीमे लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि सेगमेंट आपका एक सेगमेंट है, यानी कि कोई हिस्सा है। सपोज करो इसमें आपके मार्केट जो है वो 100 लोगों का मार्केट है ये, यानी कि 100 जो है आपके ग्रुप ऑफ कस्टमर हैं, उसमें से अगर इतने सारे लोग अपना सामान बेचना स्टार्ट करेंगे तो सबको ही लॉस होगा ना कहीं, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो हाँ।
क्लियर है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, ऐसी एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कहा कि दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका जो एग्जिट गेट है वो छुटकू सा है और जो आपका एंट्री गेट है वो बहुत बड़ा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा कर दी लेकिन वहां से एग्जिट लेना बहुत ही ईजी है। तो उस केस में क्या होगा कि देखो उस केस में दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो क्या होगा कि जो कंपनी खेल रही है आपकी इस मार्केट में पहले से, यानी कि ए बी कंपनी पहले से है, मेरी सी कंपनी है, तो ये हो सकता है कि सस्टेन कर रही है बहुत अच्छे से, तभी तो यहाँ से बाहर नहीं निकली है ना, क्योंकि ये पूरा मार्केट इन्होंने अच्छे से एक्वायर करके रखा है। तो इस केस में रिस्क क्या है कि आप बड़ा ही हाई इन्वेस्टमेंट लगा के पहुंच तो गए हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे फाइट ना कर पाओ और फिर आपको यहाँ से बाहर जा, या फिर ऐसा हो कि आपके आपके बाद DEF कंपनी यहाँ पे आ जाए, जो नए एंट्रेंट्स हैं वो आ जाए यहाँ पे और फिर आपको धीमे धीमे बाहर का रास्ता दिखाने लग जाए। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज है। देन आपका क्या होगा यहाँ पे, और आप देखो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगा के आए हो, फिर एक कंडीशन ये होती है कि आपका जो एंट्री गेट है वो भी बड़ा है, एग्जिट गेट है वो भी बड़ा है। जो फायदा होता है वो इस केस में होता है, ठीक है। फायदा इस केस में होगा कि एंट्री गेट में क्या होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बाहर निकलने के लिए भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, तो होगा क्या कि कंपनी रिस्क कम लेंगी। अब इस केस में क्या होगा ना, कंपनियां सोचेंगी चलो इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, नए पॉसिबल आने की जो नए इंट्रेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है यहाँ पे, कि पैसा लगा देते हैं फिर बाद में निकल जाएंगे और तो क्या ही है। जब और आपको पता है जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे, तो 100 कस्टमर हैं, सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जितनी भी कंपनीज हैं। क्योंकि पहले अगर एक कंपनी 20 लोगों को अपना सामान बेच रही थी, तो इतनी सारी कंपनीज हो जाएंगी, तो कहीं कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि अब वो कंपनी बस 5 ही लोगों को, 5 ही कस्टमर को अपना सामान बेच पाए। हर कंपनी अगर 5 ही 5 कस्टमर को सामान बेचेगी तो अब उसे देखो फायदा तो ज्यादा होगा नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट लेना है तो वो एक कस्टमर पे ज्यादा भार पड़ेगा पैसे का, प्राइसिंग का, हमें अपनी प्राइसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और प्राइसिंग ज्यादा होगी तो वो कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही गंदे तरीका कंपटीशन हो जाता है जब ये बहुत सारे लोग आके भर जाते हैं, ये चीज है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपका सिलेक्टेड कंपनीज आती हैं, पॉसिबल जो नए एंट्रेंट्स की होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि यहाँ पे अगर एक कंपनी ए बैठी हुई है, बी बैठी हुई है, सी बैठी हुई है, अगर आप जाओगे तो बस मोस्ट प्रोबेबली आपकी डी कंपनी आ जाएगी और बहुत कम चांसेस है कि नई कंपनीज इसमें एंटर करेंगी। ठीक है, तो ये एक आपकी आइडियल कंडीशन होती है। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसमें थ्रेट क्या होगी, तो इसमें इस ये वाली जो आपकी फोर्स होती है, इसमें थ्रेट कौन सी फेस करनी पड़ती है ना। लिखो भाई, थ्रेट, इसके लिए थ्रेट होती है थ्रेट ऑफ जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इन्होंने कहा कि भाई जो भी तुम अपना सेगमेंट सिलेक्ट करो ना, उसका एंट्री और एग्जिट सेम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग हो। यानी कि एंट्री और एग्जिट समझ गए होगे अब आप लोग क्या क्या मैंने बताया है आपको, ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। देन आपका हम आते हैं थर्ड नंबर पे, जो इनकी थर्ड फोर्स इन्होंने बताई माइकल पोर्टर ने, सब्सटीट्यूट्स, ठीक है ना। किसकी बात अब हम करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स। नाउ सब्सटीट्यूट्स में क्या कहा माइकल पोर्टर ने कि आप किसी भी सेगमेंट में जब एंटर करने वाले हो तो आपको दो चीजें देखनी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस भी सेगमेंट में एंटर करोगे वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, या फिर वो अनअट्रैक्टिव होता है जब वहां पे कोई एक्चुअल सब्सटीट्यूट रखा हुआ हो, या फिर आपका क्या हो, कोई पोटेंशियल सब्सटीट्यूट हो, कोई पोटेंशियल सब्सटीट्यूट आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंट हो, सब्सटीट्यूट, ठीक है ना। और वो जो पोटेंशियल सब्सटीट्यूट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपके लिए वो काइंड ऑफ प्राइसिंग में थोड़ा सा लो हो, या फिर थोड़ा सा और कंफर्ट उसमें ज़्यादा हो, तो सब्सटीट्यूट आपका प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो ना, कहीं उसका कोई जो सब्सटीट्यूट है वो पहले से प्रेजेंट तो नहीं है उसका, या फिर कहीं पोटेंशियल का मतलब है कि अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में वो सब्सटीट्यूट आ जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि एक मेट्रो लाइन बन रही है, ठीक है, ये कोई एक प्लेस ए है, ये एक प्लेस बी है, इन दोनों प्लेसेस के बीच में एक मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपना एक ई रिक्शा कंपनी खोल दी, यानी कि एक ई रिक्शा की एक क्या बोलते हैं उसको, एजेंसी खोल दी, ठीक है। और यानी कि मैंने अपनी एजेंसी खोल के वहां पे यहाँ से लेके यहाँ तक लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है मेट्रो जो बन रही है ये तो पोटेंशियल सब्सटीट्यूट हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पोटेंशियली अब जैसे ही आपका ये मेट्रो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे लोग तो मेट्रो से जाना प्रेफर करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उसका चार्जेस होंगे वो कम होंगे और इसमें सिक्योरिटी है, पूरी सारी फैसिलिटीज होती हैं, बोलो हाँ कि नहीं।
तो ये चीज़ देखनी होती है मार्केट में। कहीं यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे मेट्रो पहले से ही प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मेट्रो बन रही है आने वाले टाइम में, वो वहाँ पे काम जो आपकी ऑपरेशंस है मेट्रो के वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बात की गहराई तक पहुंच गए क्या? तो इसका थ्रेट क्या होता है जो सब्स्टिट्यूट वाली है, तो इसका थ्रेट है बस सब्स्टिट्यूट्स का क्या बोलते हैं उसको, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है ना। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही जो है इसकी थ्रेट होती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आया ये? चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है बायर्स, ठीक है ना। क्या आ जाते हैं, बायर्स। बायर्स, अब आपने देख लिया भाई हमारा मार्केट वगैरह ठीक है, हमने जिसमें एंट्री करी उसके गेट भी ठीक ठाक है, और वहां पे कोई ऐसा पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, ना कोई एक्चुअल सब्स्टिट्यूट है। फिर हम बात करेंगे बायर्स की अब, ठीक है। तो बायर्स के बारे में सबसे पहले तो हमने जो ऊपर चीज़ें पढ़ी हुई हैं या फिर जो आपका ऊपर का ज्ञान है वो सबसे पहले काम आएगा, कि हम देखेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, किस जगह क्या चीज़ें हो रही हैं, किसने प्रोडक्ट ट्राई करके, यानी कि जो और डेटा होता है अलग से डेटा, क्योंकि अभी तो हम कंपनी डालने वाले हैं, या फिर वहाँ पे जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर है वो कैसी है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं डेमोग्राफिक के बेसिस पे, जोग्राफी के बेसिस पे। तो वो सब चीज़ें अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही सब आपका जो ऊपर पढ़ा हुआ है वो नॉलेज आपकी यहाँ पे काम आ जाएगी। नाउ इन बायर्स में, बायर्स वाली जो फोर्स है इसके लिए थ्रेट क्या बनता है, ठीक है। तो लिखो भाई, इसका थ्रेट होता है थ्रेट ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ बायर्स ग्रोइंग, बायर्स ग्रोइंग, बढ़ती हुई क्या हो जाएगी, इनकी बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना। ग्रोइंग बार्गेनिंग पावर, यानी कि इनकी बढ़ती हुई नेगोशिएट करने की, बार्गेन करने की जो पावर है वो थ्रेट होता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने जिस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया उसके बायर्स या फिर उनकी ज्योग्राफी ऐसी हो, या फिर उनका डेमोग्राफिक्स ऐसा हो, उनकी सोशल क्लास ऐसी रही। ये तो बेस नहीं है सोशल क्लास, है ना। तो ये एक फैक्टर है। तो ऐसा कोई सोशल क्लास का फैक्टर ना हो कि वहाँ पे उनकी आदत है बार बार बार्गेन करने की, ये एक थ्रेट यहाँ पे बना रहता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं आपके सप्लायर्स, ठीक है। सप्लायर्स की फोर्स होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा भाई, माइकल पोर्टर ने, कि जो आपके सप्लायर्स हैं वो आपको देखना चाहिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट के कैसे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके सप्लायर हैं वो, आपने कंपनी वगैरह डाल दी, सब कर लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन मार्केटिंग में एक जो पॉइंट होता है वो सप्लाई का भी तो होता है। सप्लाई करते टाइम ये लोग क्या करना शुरू कर दें, बार्गेनिंग करना शुरू कर दें, या फिर एक तरीके से आपको, आपकी कंपनी को मोलेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये बार्गेनिंग पावर ऐसे इनकी ना हो, या फिर ऐसा कुछ केस ना बने, क्या किया जाएगा इसके लिए, हमें कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, समझना ध्यान से। हमें ऐसा सेगमेंट देखना है जहाँ पे जो सप्लायर्स हैं वो कंसंट्रेटेड ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कंसंट्रेटेड है, यानी कि सप्लायर बहुत ही आपका कम है और वो आपस में कंसंट्रेटेड है, यानी कि सपोज करो 4 से 5 ही सप्लायर हैं वहाँ आपके, और वो सभी के सभी का एक पूरा एक वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, और अच्छे से वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना ऊपर सब्स्टिट्यूट वाले में, आपको ऐसा मार्केट, ऐसा सेगमेंट देखना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूट, पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट या फिर एक्चुअल सब्स्टिट्यूट ना हो। लेकिन जब हम बायर्स को देखेंगे ना, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहाँ के सप्लायर्स जो हैं वहाँ पे सप्लायर्स के सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट हैं। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट होंगे, तो अगर इन लोगों ने हमसे, सप्लायर्स ने किया कि भाई बार्गेनिंग करेंगे या फिर ये वो करेंगे, हम आपको कम आपकी सप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ बोलने लग जाए आपको, तो आप क्या करो, तुरंत सब्स्टिट्यूट्स की हेल्प ले पाओ, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई माइकल पोर्टर ने, कि आपको क्या करना है कि डाउन स्ट्रीम जाके देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है कि जिनके क्या हो, ये डाउन स्ट्रीम जाए। अच्छा, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सप्लायर बेसिकली जब इंटीग्रेटेड रहेंगे तो ये अप स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब है ये एक तरीके से बिखरे बिखरे से हैं, ठीक है, अलग अलग से हैं। तो सपोज करो अगर इनके 4-5 वगैरह ग्रुप होंगे, तो हमारा किसी ना किसी ग्रुप से तो सब्स्टिट्यूट, हमारा अगर कभी दिक्कत हुई तो हम उससे काम चला पाएंगे, ठीक है। तो ये बात होती है इसमें। बात की गहराई तक आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और हमेशा इन्होंने क्या बोला कि इसका थ्रेट देखो एक बार, क्या बोला इन्होंने, इसका थ्रेट होता है थ्रेट ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स सप्लायर्स ग्रोइंग बार्गेनिंग पावर, ठीक है, ग्रोइंग बार्गेनिंग पावर। अच्छा, बार्गेन करना तो पता है ना, बार्गेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मोल भाव करना, ठीक है ना। तो मोल भाव इतना ज़्यादा ना हो, क्लियर है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कि आप एक विन विन सिचुएशन बना के चलो, यानी कि आप क्या करो कि सारे ही जितने आपके जो सप्लाई सोर्सेस है ना वो मल्टीपल हो।
आप क्या करो भाई, मल्टीपल सप्लाई सोर्सेस बना के रखो। ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलर एक ही ग्रुप के सप्लाई सोर्सेस से अपना काम चला रहे हो। मल्टीपल सप्लाई सोर्सेस से आपकी कांटेक्ट होने चाहिए और उनसे आपको अपना काम चलाना है, ठीक है। और जिस सेगमेंट में आप काम करने जा रहे हो वहां भी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए मल्टीपल सप्लाई सोर्सेस की, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये तो हो गई हमारी 5 फोर्सेस जो पोर्टर ने बताई कि आप जब भी सेगमेंटेशन कर रहे हो तो इन फोर्सेस को देखना ही देखना है, तब आप सेगमेंटेशन करोगे। यहां तक की बात पूरी माइंड में सेट है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल चीजें एकदम रिलेट होने लग गई होंगी, है ना। चलो अब देखो। ओके। तो अब देखो, हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमें कौन सा सेगमेंट सिलेक्ट करना करना है। अब आपने ना कई बार सुना होगा मास मार्केटिंग होती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग होती है, और आपकी फुल मार्केटिंग होती है। मास मार्केट है, कस्टमाइजेशन हो गया, इंडिविजुअल सेगमेंट हो गया। ये सब क्या चीज़ें हैं, अब हमें ये समझना है, ठीक है ना। क्लियर है? देखते हैं एक एक करके। पहले अब मेरी बातों का बहुत ही ध्यान से सुनना कि क्या होता है कि जैसे ये जो आपका मास मार्केट, ये क्या है। अब आपकी ये कहानी कहाँ से शुरू करी जाए, चलो सुनो अब ध्यान से। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइजेशन करती हैं कुछ कंपनीज, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि पूरे मार्केट को देख करके चल रही होती हैं। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अपना प्रोडक्ट निकाल दिया उन्होंने, और मास मार्केट में जो सबसे ज़्यादा नीड थी उसके हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल समझना, इस केस में आपका एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा मिलता जुलता सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जब ये रियलमी फ़ोन की कंपनी आई थी ना, देखो आपको पता होगा कि मार्केटिंग वगैरह में केस स्टडी कराते हैं। तो केस स्टडी इसलिए ही कराई जाती है ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और जो बीसीजी मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग जस्ट द केस स्टडी, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा केस स्टडी का खेल है। खैर यार, चीज़ों को ध्यान से समझना। एक कंपनी है रियलमी, एक कंपनी है वन प्लस, एक कंपनी है आपकी पॉर्शे, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना। रियलमी जो कंपनी है वो जब आपकी मार्केट में आई तो सबसे पहले उसने जो फोन्स निकाले थे वो कौन सी रेंज में थे। आपका अराउंड 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में ही सारे फोन्स इसके आ रहे थे स्टार्टिंग में। यानी कि इसने देखा कि जो सब मार्केट है फोन्स का, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की नीड क्या है। उनको 8 to 10,000 का फ़ोन चाहिए, और उसके अंदर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी नीड्स बस यही थी कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा गेमिंग वगैरह कर पाएँ, कैमरा वगैरह ठीक ठाक हो और देखने में स्टाइलिश होना चाहिए, ठीक है। ये सब उसमें नीड हुई। तो उन्होंने ये सब डाल के 8 to 10K का दे दिया। और बेसिकली इनके पास कोई सेगमेंटेशन इन्होंने नहीं करी। अब देखो बात क्या हो रही है कि आप किसी पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट में उतर गए, आपने कहा मुझे ये बनाना है। अब उस मार्केट के अंदर आप किस पे फोकस करोगे उसकी बात हो रही है। अभी ध्यान से अगले 5 मिनट तक सुनते जाना, फिर क्लैरिटी आएगी। रियलमी वाले ने क्या किया, 8 से 10 हज़ार का फ़ोन बना दिया और सबके लिए उसने मार्केट में निकाल दिया। पूरा फ़ोन मार्केट में निकाल दिया। यानी कि इसने क्या कर दी, यहाँ पे मास मार्केटिंग कर दी। ठीक है, क्या कर दिया इसने, अपना मास मार्केटिंग कर दी। अब जब भी मास मार्केटिंग होती है ना, तो यहाँ पर जो बहुत ही आपको पता होगा कि वो जो बहुत कम, अब चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। वो ऐसे कौन से कस्टमर होते हैं जो हमेशा हायर वेरिएंट की चीज़ लेना पसंद करते हैं, उनको नीचे वाली लेनी ही नहीं है। जो कि हमेशा जाएंगे तो वो या तो सैमसंग गैलेक्सी पे जाएंगे, या फिर आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट पे जाएंगे, या फिर आपका एप्पल पे जाएंगे, ठीक है। एप्पल पे जाएंगे। तो उनको तो इससे लेना देना था नहीं, लेकिन वो जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, छुटकू बुटकू सा परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर अब फायदा होगा मास मार्केटिंग में कि नहीं होगा, क्योंकि हमने जब बहुत सारे लोगों को दे दिया, अपना प्रोडक्ट निकाल दिया और उसको लेने वाले लोग बहुत हैं, और उसकी प्राइसिंग हमने कम करी है। तो सपोज करो कि ये यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना जरा। यहाँ पे सपोज करो 1 लाख लोग हैं, ठीक है ना। क्या है आपका, 1 लाख लोगों का ये मार्केट है। और इसमें से 2,000 लोगों को मेरे प्रोडक्ट जो है, मेरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको पसंद नहीं है। लेकिन बाकी के जो 80,000 लोग हैं वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। और मुझे सपोज करो मेरा प्रोडक्ट बेचते टाइम बस 2,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, एक एक पे मुझे 1,000 रुपीज़ का ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो जब 1,000 रुपीज़ का फ़ायदा मुझे एक फ़ोन पे हो रहा है, वो 80,000 से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अरे बोलो हाँ। तो 80,000 का फायदा, इतना ज़्यादा जब मुझे फ़ायदा हो गया, तो जब मैंने अपना ओवरऑल मार्जिन देखा तो वो तो बहुत ज़्यादा निकल के आ गया। लेकिन वही केस जब मैं वन प्लस का देखता हूँ, वन प्लस क्या करता था, पहले कस्टमाइज्ड फ़ोन बेचता था। क्या करता था, कस्टमाइज्ड फ़ोन्स निकालता था। वो कहता था कि आपको जैसे फ़ोन्स की नीड है वो आप हमें बताओ, हम आपका पहले से प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, आपको जिस तरीके के फ़ोन की नीड होगी वो हम आपको निकाल के दे देंगे। तो उसकी प्राइसिंग क्या थी, हाई थी। लेकिन ये जो इनके कस्टमर हैं, यहाँ पे जो 80,000 कस्टमर थे, वो यहाँ पे बस ऐसे 8,000 लोग ही है।
ठीक है, जिनको यहाँ पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए था, 8000 लोग हैं। अब यहाँ पर ये सपोज करो, अब क्योंकि इसको तो अब उतना देखो, कंपनी चलाने के लिए पैसा तो उतना ही चाहिए ना, आप थोड़े में तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसने तो 1000 रुपीज के फायदे में इसलिए सस्टेन कर लिया क्योंकि ये मास मार्केट था, मार्केट बहुत बड़ा था इसका, लेकिन इसका मार्केट तो बस 8000 का है, तो इसकी प्राइसिंग इसे ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अरे बोलो हाँ। अगर मुझे इसी के जितना मार्जिन कमाना है तो मैं एक फोन पे 10,000 का फायदा लूंगा कि नहीं लूंगा? अरे बोलो हाँ। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल्स टू 8000 मल्टीप्लाई बाई 10,000 की नहीं? हाँ। तो इसलिए यहाँ पर होता क्या है कि आप किस सेगमेंट में उतरने जा रहे हो वो डिपेंड करता है। ऐसे पोर्शे है, पोर्शे क्या करती है? अपनी स्पोर्ट्स कार बनाती है। क्या करती है? वो स्पोर्ट्स कार बनाती है और वो कस्टमाइज भी बनाती है। तो उसने उसका जो मेजर टारगेट रहेगा वो कैसे कस्टमर्स रहेंगे? वो अपर सेगमेंट के कस्टमर रहेंगे। वन प्लस वाले फोन का जो कस्टमर का सेगमेंटेशन करेंगे तो इनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? जो अपर सेगमेंट वाले हैं, जिनकी इनकम वगैरह अच्छी होगी, ठीक है। जबकि जो रियलमी वाले हैं इनके लिए जो कस्टमर होंगे, जो इनके मेन कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं? कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? अब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा देखना आप यहाँ पे ध्यान से। कहाँ चला गया भाई? एक तो बहुत चिल्लाना पड़ता है, पता है, मार्केटिंग और सीआरएम पढ़ा पढ़ा के ना मेरे गले की हालत खराब हो चुकी है। ये मैं यहाँ से एक बार ना हटा देता हूँ, ये जितना भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा और प्रॉपरली आप चीज़ों को फिर समझ पाओगे। वेट अ सेकेंड। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं मास मार्केट की, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने लग जाते हैं? मास मार्केटिंग। ये होती है आपकी मास मार्केटिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको? अनडिफरेंशिएटेड। दोनों एक ही चीज होती है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो बेसिकली इस टाइप की मार्केटिंग में क्या किया जाता है ना, कि हम किसी भी इसमें जो जितने भी सेगमेंट के डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें बस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट वाले कस्टमर के लिए प्रोडक्ट निकालना है कस्टमाइज वाला, या फिर हमें किसी सिंगल सेगमेंट के लिए निकालना है, या फिर हमें अलग अलग सेगमेंट के लिए निकालना है, ऐसा नहीं। आपने अपना इस केस में आप क्या करते हो, या फिर ये जो आपकी मास मार्केटिंग होती है, इसमें आप क्या इग्नोर देखो, एक बार ग्रीन कलर का यूज करूंगा। आपको पता है मुझे ना थोड़ा सा एक्चुअली थ्रोट में है प्रॉब्लम, तो मुझे बोला गया है कि आप ज्यादा ना बोला करें चिल्ला के, बट स्टिल मैं कॉन्टिन्यूसली चीजें करा रहा हूँ। अगर किसी ने पेपर में उल्टा सीधा किया कुछ, तो उसको वहीं आके उल्टा लटकाऊंगा एग्जाम हॉल के मेन डोर पे, समझे? देखो, इग्नोर्स का क्या क्या इग्नोर करना है? इग्नोर्स सेगमेंट डिफरेंसेस। क्या इग्नोर कर देते हैं? जो सेगमेंट डिफरेंसेस हैं, यानी कि कस्टमाइजेशन हो गया या जितनी भी चीजें होती हैं ना, उनके डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना और पूरे मार्केट को एक ऑफर दे देना। एंड प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स होल मार्केट विथ ओनली वन ऑफर। यानी कि आप जो भी चीज दे रहे हो ना, पूरे के पूरे मार्केट को आप एक ही चीज ऑफर कर रहे हो। आपके जितने सेगमेंट आपके ने यहाँ पे किए थे, कस्टमाइजेशन का कोई रोल नहीं है, कितने कोई भी सेगमेंटेशन आपका नहीं होगा। आपने जो भी अपना टारगेटेड मार्केट है, उस पूरे मार्केट में आप एक ही चीज लेके आ रहे हो। और पूरा यहाँ पे ना, ये ऑफर का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑफर दे रहे हैं। ऑफर का मतलब होता है आप जो भी अपना वैल्यू प्रपोजिशन देने जा रहे हो, ऑफरिंग अपनी देने जा रहे हो, वो पूरे मार्केट को एक ही, यानी कि एक ही चीज प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मास मार्केट, जैसा कि रियलमी ने किया। ठीक है, क्या किया उसने? अपना एक प्रोडक्ट लेके आया, पूरे मार्केट में निकाल दिया। हो सकता है कि वो जिन लोगों की एप्पल लेने की आदत थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ले लिया हो, है ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आपने ये पढ़ा होगा। अब ये चीजें हम डेमोग्राफिक्स में पढ़ के आए हैं, फीलिंग्स वाले जो आपके फैक्टर्स थे हमने देखा वॉल्स मॉडल में, तो वो लोग यहाँ पे इन चीजों को आपकी ये अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो इनोवेटर्स होते हैं वो कभी भी किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, आइडियल से भी हो सकते हैं, अचीवमेंट से भी हो सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन से भी हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था कल परसों की क्लासेस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जो बीसीजी होगा, वो और भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका मार्केटिंग में बनता है। खैर, ये आपको समझ में आ गया अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है। अब इसका जो एक एस्पेक्ट है, एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि जो मास मार्केटिंग है, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। देखो, रेड कलर में ही लिख दूं क्या? देखो, क्या होता है ना, इससे आपका ये क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट। लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट, ये सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट क्रिएट करता है। और जब बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट होता है, तो विच लीड्स टू द रिड्यूस्ड कॉस्ट, विच लीड्स टू द रिड्यूस्ड कॉस्ट, रिड्यूस्ड
कॉस्ट्स। अब यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी बताई थी कि जब यहाँ पे आपका रियलमी का इतना बड़ा मार्केट हो गया तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी रिड्यूस हो गई, आप देख पा रहे हो। 1000 ही प्रॉफिट कमा के वो सबको फोन दे रहा है, बिकॉज उसका जो मार्जिन है ओवरऑल तो उसको मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि 80,000 लोगों का मार्केट है, बहुत बड़ा एक पोटेंशियल मार्केट उसके सामने निकल के आ गया। जबकि इस केस में इतना ही मार्जिन कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस में कितना ज्यादा आपका इजाफा हो गया, 10,000 का। ठीक है, तो ये चीज है आपकी यहाँ पे मास मार्केटिंग का एक जो पॉइंट आपका मिलता है फायदा होने वाला, ये आ जाता है। ठीक है, तो तो ये अपना क्या हो गया, डिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड मार्केट हो गया, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो गई। अब इसके अलावा ये जो भी है ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, डिफरेंशिएटिंग मार्केटिंग। अब इस डिफरेंशिएटिंग मार्केटिंग के अंदर देखना हमें ये है क्या क्या चीजें आपको समझनी है। थोड़ा सा एक बार और नीचे आएंगे, देखो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें समझना, अब डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आपने जो ऊपर देखी टेबल, ऊपर जो बेसिकली आपने फिगर देखा उसमें क्या था, यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपका सिंगल सेगमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, सिंगल सेगमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल एज अ सेगमेंट भी होगा, इंडिविजुअल्स एज अ सेगमेंट। यहाँ पर अब क्या होगा, मल्टीपल सेगमेंट की जब भी हम बात करेंगे ना, तो ये क्या है, सारे के सारे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। अब मल्टीपल सेगमेंटेशन में क्या होगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे कि जैसे रियलमी है, सबसे पहले तो उसने पूरा मास मार्केट के लिए निकाल दिया, लेकिन अब आज के टाइम पे आप देखोगे ना तो उसने धीमे धीमे करके जब उस मार्केट को एक्वायर कर लिया, जो सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट था, मास मार्केट में उसने अपनी प्रेजेंस बना ली। अब उसने क्या किया है कि अब वो 30,000 तक के फोन भी निकाल रहा है, 40,000 के भी निकाल रहा है, 5G फोन्स भी निकाल रहा है, और आपका जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट का जो प्रोसेसर है वो भी निकाल रहा है, कैमरा भी वो 128 मेगापिक्सल का भी निकाल रहा है। तो अब उसने क्या किया है, मल्टीपल सेगमेंट में खेलना स्टार्ट कर दिया है। उसने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो मास मार्केट है यानी कि सबसे बड़ा मार्केट है उसके लिए भी निकाल रखा है, जो उसके लिए थोड़ा छोटा मार्केट है यानी कि जहाँ पे लोगों की डिमांड अलग अलग है, जहाँ पे कैमरे की डिमांड है उनके लिए अलग निकाल दिया, जहाँ पे ज्यादा बैटरी बड़ी बैटरी की डिमांड है 6000 mAh की, तो वहां के लिए अलग निकाल दिया। तो अब वो मल्टीपल सेगमेंट्स में खेलने लग गया है। ठीक है, सिंगल सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पोर्शे का एग्जांपल उठा लो। पोर्शे क्या करती है, वो स्पोर्ट्स कार पे ही फोकस्ड है। ठीक है ना, क्या करती है, वो स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ही सारी की सारी चीजें बना के देगी। अब ये हो सकता है कि वो यहाँ पे कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवा दे या फिर अपना कोई एक मॉडल निकाल दे, लेकिन वो काम किस में करेगी, स्पोर्ट्स कार में ही करेगी। ठीक है ना, ये चीज होती है सिंगल सेगमेंटेशन में। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, सिंगल सेगमेंटेशन ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब सिंगल सेगमेंट जो होता है ना, जब आप इसमें मार्केटिंग करते हो, इसी को बोला जाता है नीक मार्केटिंग। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, नीश या फिर नीक बोलते हैं इसको, मैंने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसी को जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हमने सिलेक्शन कर लिया कि भाई हमें स्पोर्ट्स कार ही बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक सिंगल सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया और वो हमारी हो गई नीक मार्केटिंग कि भाई इसी इसी में हमको अपना काम करना है। ठीक है, तो चलो इसका मैं लिखा देता हूँ नीक का आपको डेफिनेशन। ठीक है, तो इससे आपको इससे रिलेटेड इस वर्ड से मार्केटिंग इसमें चिपका दे, कुछ भी चिपका दे, तो आप आराम से ऑप्शंस को अपना सेलेक्ट कर पाओगे। इसका मतलब होता है इट इज अ नैरो डिफाइंड कस्टमर ग्रुप। ठीक है ना, इट इज अ नैरो डिफाइंड कस्टमर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप। ठीक है ना, ये क्या है, एक नैरो डिफाइंड कस्टमर ग्रुप है, सीकिंग अ डिफाइंड मिक्स ऑफ बेनिफिट, डिफाइंड मिक्स ऑफ बेनिफिट्स, या फिर मिक्सड ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन लिख लो। ठीक है, डिफाइंड मिक्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है ना, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, बेनिफिट भी लिख सकते हो, प्रोपोजिशन या फिर बेनिफिट्स। क्लियर है, और विद इन अ सेगमेंट। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, विद इन अ सेगमेंट। जैसे पोर्शे क्या है, स्पोर्ट्स कार बना रही है। देन आप अगर यहाँ पे रेमंड्स हो गया आपका, रेमंड्स क्या करेगा, मोस्ट एक्सक्लूसिव अपने जो प्रोडक्ट है लेके आएगा आपकी ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, रेमंड्स हो गया, सूट्स के लिए फेमस है, तो ये आपके सूट्स के सेगमेंट में था। या फिर इसके जो क्लॉथ्स आते हैं सबसे प्रीमियम क्वालिटी है। ठीक है, तो नीक क्या है, आपने एक पर्टिकुलर अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया और उसमें ही आपको मार्केटिंग करनी है। ठीक है, बोलो हाँ, ये किसका एग्जाम्पल है, सिंगल सेगमेंट का। ठीक है ना, चलो अच्छा, ये मल्टीपल सेगमेंट में क्या होता है ना, और थोड़ा सा रुको, इसका मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। मल्टीपल सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं अभी। देखो मल्टीपल सेगमेंट जो होते हैं, मल्टीपल
सेगमेंट। इसमें क्या होता है, एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट एक ही बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट में ही आप कुछ अलग टाइप की वैल्यूज अलग दे दो, यानी कि वैल्यू प्रपोजिशन आपका सेम टाइप के प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। जैसे फोन्स वगैरह हैं तो उसमें आपने प्रोसेसर अच्छा डाल दिया, बैटरी अच्छी डाल दी, इनके बेसिस पे, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा एस्पेक्ट समझो और तीसरा एस्पेक्ट समझो। दूसरा एस्पेक्ट है, दो इसमें ना सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन की जाती है। क्या की जाती है? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को उठाओ, उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करो, ठीक। पहली वाली होती है प्रोडक्ट, दूसरी होती है आपकी मार्केट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? मार्केट स्पेशलाइजेशन, और ये आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, लिख लेना आगे स्पेशलाइजेशन, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है ना सभी को? हाँ, चलो। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आप प्रोडक्ट तो एक ही बना रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप बेच अलग अलग सेगमेंट को रहे हो कस्टमर के। सपोज करो मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी क्या करती है, चेयर्स बनाती है, ठीक है। क्या करती है? चेयर्स बनाती है। अब ये जो चेयर्स हैं, ये चेयर्स मैं कुछ यूनिवर्सिटी को भी दे सकता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत हो, ठीक है। जो वुडन चेयर्स होती हैं, इनको मैं किसी कंपनी में भी दे सकता हूँ, या फिर आपका किसी कोचिंग में दे सकता हूँ, अलग अलग टाइप की कोचिंग्स होती हैं। मैं किसी लाइब्रेरी में भी दे सकता हूँ। इसका आप देख रहे हो सेगमेंटेशन, कंपनी कोचिंग अलग चीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ अलग हो गई, लाइब्रेरीज अलग हो गई, इवन कंपनी से कोचिंग अलग अलग है, दोनों अलग अलग सेगमेंट ही हो गया पूरा का पूरा। देन मैं ये चेयर्स किसी हाउस होल्ड में भी दे सकता हूँ, हाई जो हाउस होल्ड्स होते हैं बेसिकली, वहां पे भी दे सकता हूँ। तो मेरा जो कस्टमर का सेगमेंट है वो तो अलग अलग है, बट मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, चेयर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, यानी कि देयर इज अ सर्टेन प्रोडक्ट। लिखोगे क्या इसको भी? चलो लिख लो। देयर थोड़ा सा नीचे आते हैं। इन देयर इज अ सर्टेन प्रोडक्ट that is sold in different कस्टमर सेगमेंट्स, ठीक है ना। डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, सब कुछ बोला हुआ है, लिख लेना ध्यान से सुन के, ठीक है, अगर राइटिंग में इधर उधर लग रहा हो तो। चलो खैर, मार्केट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। मार्केट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर, यानी कि आप मार्केट का मतलब क्या होता है मार्केटर के टर्म में, कि आपका कोई एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर क्या हो गया, आपका एक ग्रुप ऑफ कस्टमर हो गया जो कि किसी पर्टिकुलर सामान को खरीदना चाहता है। तो ये क्या है, मेरा मार्केट है। अब इस मार्केट के लिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करूं, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये मार्केट स्पेशलिटी होगी। यानी कि मेरा जो सेगमेंट है मार्केट का, यानी कि ये जो अपना मार्केट है, यानी कि जो मेरा कस्टमर्स का ग्रुप है, वो तो एक सर्टेन है, एक फिक्स है यहाँ पे, लेकिन मैं इनको अलग अलग प्रोडक्ट बेचूंगा। जैसे कि सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं टीवी टीवी वगैरह बेचने का मेरा काम है, मेरी टीवी की कंपनी है और मैं टीवीज वगैरह बेच रहा हूँ, टेलीविजन बेच रहा हूँ, एलईडीज वगैरह बेच रहा हूँ। तो उसको क्या किया, इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को मैंने टीवीज दी। अब टीवी के अलावा उनको क्या चाहिए होगा, पहले के ज़माने में डीवीडी चाहिए होती थी, आज के ज़माने में अब उनको क्या बोलते हैं, वो केबल सर्विसेज भी चाहिए होंगी, तो मैंने केबल सर्विसेज भी डाल दी। यानी कि मैं प्रोडक्ट तो अलग अलग दे रहा हूँ, लेकिन जिनको मैं दे रहा हूँ वो मेरा मार्केट एक ही है, ठीक है। तो इसको भी, ये भी आपका मल्टीपल सेगमेंट में आता है। दो टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन और मार्केट स्पेशलाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक। चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपना जो इंडिविजुअल वाला बचा हुआ था सेगमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल सेगमेंट को ही बोला जाता है कस्टमाइजेशन, ठीक है। यहीं पर आपका जो कस्टमाइजेशन होता है वो होता है, अब समझ रहे हो, ये पूरा है एक ही लाइन पे, एक ही, अगर मैं बात करूं एक ही लाइन पे है। बस क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जैसे ही यहाँ से यहाँ आते जा रहे हो, जो आपका नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर है वो घटते जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही सेगमेंटेशन करना शुरू करोगे कस्टमर घटते जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा मास मार्केट है। मास मार्केट से आप मल्टीपल सेगमेंट पे जाओगे, मल्टीपल सेगमेंट से आप सिंगल सेगमेंट पे जा रहे हो, सिंगल सेगमेंट से आप बिल्कुल इंडिविजुअल पे ही पहुंच गए। आपने सेगमेंट की अब बात ही नहीं करी, आपने कहा कि भाई इंडिविजुअल किसको क्या चाहिए, हम अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमाइज करके दे देंगे। अब यही जो इंडिविजुअल मार्केटिंग की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है ये देखो, इंडिविजुअल जो की जाती है इसको क्या बोलते हैं, स्पेस ही नहीं बचा, देखो, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग या फिर वन टू वन मार्केटिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, या फिर आपका वन टू वन मार्केटिंग। क्लियर है? अब इस मार्केटिंग में क्या किया जाता है, आपको पूरा आइडिया है ही सही,
कि इसमें आपका कस्टमाइजेशन में क्या करेंगे, हम जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर्स होंगे उनकी हम नीड को पता करेंगे, उनकी क्या नीड है, उनकी वांट क्या है हमसे, उनकी डिमांड का हम देखेंगे। भाई अब डिमांड तो ऑब्वियसली जब आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसकी एबिलिटी टू पे होगी। तो बस यहाँ पे हम अपना जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए होगा कस्टमाइज करके दे देंगे। इसको ही बोला जाता है कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। क्लियर है? और इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो ये एक ही जो है एक ही चीज को डिनोट करते हैं सारी की सारी वर्डिंग्स, इंडिविजुअल मार्केटिंग। क्लियर है? तो अब देखो क्या होगा कि हमारा जो ऊपर डायग्राम था उस पर चलते हैं, और यहाँ पे अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स आपके पिक्चर में आई है। वो पता तो होना चाहिए कि आपकी पिक्चर में जो अगला विलन आने वाला है वो आ क्यों रहा है, विलन बना क्यों वो, है ना। देखो क्या होता है कि जब हमने इतने सारे सेगमेंटेशन देखे, मास सेगमेंटेशन है, मास सेगमेंटेशन से आप कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते चले गए, तो जब ये सारी चीजें देखी गई, कुछ कंपनीज तो मास मार्केटिंग कर रही हैं, कुछ कंपनीज मल्टीपल सेगमेंट पे कर रही हैं काम, कुछ सिंगल सेगमेंट पे कर रही हैं, कुछ कस्टमाइजेशन पे काम कर रही हैं। क्या हुआ, कुछ कंपनीज निकल के आई, फिर जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं ना, उन्होंने क्या कहा कि हम तो सारी की सारी मार्केटिंग करेंगे। कुछ प्रोडक्ट हम ऐसे निकालेंगे जिससे कि फुल मार्केट कवरेज हो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे जहां आपकी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन काम करेगा, कहीं कहीं पर आपकी जो क्या बोलते हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर ना उन्होंने कंपनीज ही अलग अलग खोल दी। जैसे कि आप ओप्पो की बात करो, वीवो की बात करो, तो ये सब क्या है, एक ही कंपनी के सारे चट्टे बट्टे हैं। ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एमआई हो गया, ये सब एक ही के हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जिससे कि अलग अलग अब जो कंपनीज निकल के आई, कोई कंपनी यहाँ पे मास मार्केटिंग पे काम कर रही है, कोई कंपनी यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट पे काम कर रही है, कोई सिंगल सेगमेंट पे काम कर रही है, और कोई कंपनी यहाँ पे काम करने लग गई इंडिविजुअल एज अ सेगमेंट पे। और ये हैं किसके, ये सभी के सभी जो ग्रुप है ना वो एक ही से जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोल दिया गया, फुल मार्केट कवरेज बोल दिया गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला गया कि फुल मार्केट कवरेज। यानी कि आपने क्या किया, ऐसी मार्केटिंग करी कि भाई जितने भी सेगमेंट थे ना मार्केट के, उसमें आपने अपने ही अलग अलग नाम, अलग अलग जो है ब्रांड बैठा दिए। फिर अब मैं समझाऊंगा कल की क्लास में कि बीसीजी में क्या होता है, कैसे एक ही जो ग्रुप है ना वो अलग अलग ब्रांड निकाल देता है, और फिर वो चीजें आपकी कैसे रिलेट होती हैं। ठीक है, तो ये सब है। खैर आपको आई होप अभी जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं पूरी क्लियर हो गई होंगी, है ना। अरे बोलो हाँ। तो समझ में आया फुल मार्केट कवरेज से क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड। यहां पर हमने देखा नॉन डिफरेंशिएटेड तो आपका अलग ही हो गया। डिफरेंशिएटेड में फिर क्या हुआ, आपका मल्टीपल सेगमेंट आए, सिंगल सेगमेंट आए, इंडिविजुअल आए, और जो अनडिफरेंशिएटेड था वो आपका फुल मार्केट कवरेज में आके रह गया। ठीक है, तो फुल मार्केट कवरेज क्या होता है, एक तरीके से कि पूरे के पूरे को कवर करने लग गया है। और इसकी आगे की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, और आप लोग रिवीजन भी बढ़िया से कर रहे हो। आपके लिए ना बहुत सारी चीजें यार प्लान की जा रही हैं। इवन आपको ना मैं क्या बताऊं यार, ये ना कितना ज्यादा बैकएंड पे ना बहुत प्रेशर रहता है, और इवन बहुत सारे यार जो और अदर कुछ बड़े बड़े जाइंट्स रहते हैं ना जो मार्केट में, सो कॉल्ड एकेडमीज हैं, ये वो हैं, वो लोग भी यार दुनिया जहान के ऐसा कर दो सर, वैसा कर दो, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, लास्ट 20 डेज बचे हैं, ये होगा। बट मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, ये हमेशा याद रखना। आपका कुछ भी हो, अभी देखो लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल, अभी आपके लिए और न्यू लेके आऊंगा चीजें, यानी कि जो इससे कि आपको और बूस्टअप मिल पाए। ठीक है ना, एक तरीके से जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट हो पाए, इसके लिए हम और भी चीजें अभी डिजाइन करेंगे। जीएस के लिए कुछ करते हैं अभी, देखो आपको पता चलेगा, सरप्राइज मिलेगा, डोंट वरी। और करंट अफेयर्स के लिए आपका कर ही दिया है कि भाई लोग 6 मंथ का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है अब आपको वो भी करा दिया जाएगा। तो ये करो यार, ऐसे चीजें हैं। एंड अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना। अब लास्ट टाइम आ गया है, कोई ऑप्शन नहीं है यार, बिल्कुल लग जाओ यार। मोटिवेशन अब चाहिए क्यों है आपको, मोटिवेशन चाहिए है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, हाँ। आपका टारगेट क्या है, तो मोटिवेशन को गोली मारो। जाना आपको है वैकेंसी पे, अपनी आपको सिलेक्शन लेना है, आपके माइंड में वो होना चाहिए। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सब मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। अगर आप यहाँ पे हो, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना वो किसी ना किसी मजबूरी से जूझ रहे होते हैं, और जो मजबूरी है वही मोटिवेशन है। आपको पता है जो ईगल होता है, ईगल के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात करी थी। ईगल जो होता है ना, बारिश होने पे वो उसकी क्या टेंडेंसी होती है, वो जो जो बादल बरस रहे होते हैं ना उनके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जब इतनी अपने अंदर यार लेके आओ हिम्मत कि आप कोई भी टेंशन है कुछ भी हो, आप बिल्कुल अपना काम आपको वो करना ही है कैसे भी। ठीक है, तो खैर ईगल की काफी सारी यार चीजें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कभी बात करेंगे इसके बारे में भी, अभी तो सेशन को एंड करते हैं, मुझे आप लोगों के लिए और भी प्लानिंग करनी है, कंटेंट प्रिपेयर करना है। तो चलता हूँ, खैर यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड
पढ़ते रहो अच्छे से। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता मीन्स नहीं होता, तो मेहनत करनी है और जी तोड़ करनी है। और जब भाई माझी ने तो पूरा पहाड़ तोड़ दिया, आपको तो कितना एक एग्जाम ही फोड़ना है, ठीक है। चलो खैर, बाय।